पेज 497। देश और काल, स्पेस एंड टाइम की यथार्थता। यदि आत्मा मूलभूत यथार्थता है, तो काल और देश या तो अवधारणात्मक अवस्थाएं हैं, जिनके अंतर्गत आत्मा अपनी ही ऊर्जा की गति को देखती है, या वे आत्मा की ही मूलभूत अवस्थाएं होनी चाहिए, जो चेतना की उस अवस्था के अनुसार जिसमें वे अभिव्यक्त होती हैं, भिन्न प्रतीति या अवस्था धारण कर लेती हैं। ये देश और काल का कॉन्सेप्ट आता कहां से है? तो यदि आत्मा मूलभूत यथार्थता है कि अलग-अलग अवस्थाओं के अंदर हम ये कह रहे हैं कि यदि जड़ तत्व में आप देख रहे हो, उसका अपने तरीके का प्रोग्रेशन है। आपने कोई चीज़ कंसेप्शन के अंदर देख ली, मकान की पूरी प्रक्रिया शुरू में कंसेप्शन से लेके उसकी पूर्णाहुति तक और उस जिस उद्देश्य से वो मकान बना है, वो फुलफिलमेंट होना एक बड़ी स्कीम के अंदर, एक टाउन के अंदर उसका क्या महत्व है, वो देखना। वो टाउन एक लार्जर पिक्चर में क्या करेगा, वो देखना। वो लार्जर पिक्चर और बड़े में क्या करेगा, वो देखना। ये कंसेप्शन के अंदर इसका अपना कालक्रम है, इसका एक अपना तरीका है। वहीं जब एक्चुअल इसको करते हो, उसका एक अपना तरीका है। तो इन सारों का देखने का, उसको कंसीव करने का, तो काल और देश या तो अवधारणात्मक, मतलब कंसीव कैसे करते हो चीजों को, ये अवस्थाएं हैं अपने आप में। काल और देश जिस क्रम से देखते हो कि हम इस चेतना के अंदर नहीं ये समझ पाते कि सारी चीज सेल्फ एग्जिस्टेंट हैं, पूर्व विद्यमान है सारी की सारी। परमात्मा में कोई भी नया तत्व नहीं आता, सारी चीजें उसके अंदर हैं, नई कोई चीज नहीं आ सकती। तो उसके अंदर इंटरेक्शन क्या होता होगा कि बाद और पहले, त्रिकाल का उसके अंदर भूत वर्तमान भविष्य ये नहीं है उसके अंदर, उस चेतना में। तो फिर सारी ही अवस्थाएं कैसे हैं? यहाँ एक क्रम से, क्योंकि हम बंधे हैं काल के एक एक कंसेप्ट से। तो व्यक्ति का जन्म होता है, वो ग्रो करता है, वो फिर बाद में वृद्धावस्था को प्राप्त होता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। तो एक प्रोग्रेशन नजर आया। वहां वो ये कह रहे हैं कि ये सारी चीजें सेल्फ एग्जिस्टेंट हैं, ये आगे पीछे नहीं है। सारी अवस्थाएं, यदि अवस्थाएं कहो, तो वो मौजूद हैं। तो इसका अर्थ क्या निकलता है? यहां आपने संगीत की अभिव्यक्ति करी, जिस क्रम से मैंने शुरू जिस लाइन से किया, जिस स्टेंजा से किया, धीरे धीरे इसको इम्प्रोवाइज किया, धीरे 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 मैंने अपनी पूरी अभिव्यक्ति करी। एक अभिव्यक्ति पूर्ण होने के बाद दूसरी अभिव्यक्ति करी, तो मेरे को एक क्रम नजर आता है। और यदि मैं कहूं ये सारी अवस्थाएं वहां आत्मा के अंदर और पूर्व विद्यमान है, एज इट इज वो तो हैं, तो फिर इसका क्या अर्थ निकलता है? तो इसलिए वहां का काल और देश वो क्या होगा कि आपके दिमाग के अंदर पूर्व विद्यमान है सारी की सारी चीज, नई चीज परमात्मा में कोई आ ही नहीं सकती। तो वहां उनका निवास किस तरीके से है और उनका प्रसार किस तरीके से है? काल जिस क्रम से आएंगी, देश जिस विस्तार के अंदर वो हैं। तो आपकी चेतना के अंदर कोई भी चीज जब कंसीव करते हो, उसका देश और काल बिल्कुल अलग तरीके का है। तो अभी आप ये देख सकते हो, ये टेक्स्ट जब आप देख रहे हो, तो इसका देश और काल बिल्कुल अलग तरीके का है। और बाहरी घड़ी के हिसाब से आप देखोगे, तो अपना काल जो है आप ये कहोगे 6 बजे शुरू हुआ और 7 बजे खत्म हुआ। अब इसके अंदर आप कौन-सा देश और काल ऑपरेट करवा सकते हो, ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। वो 1 घंटा ही रहता है,
या वो 1 घंटा एक नया जन्म बन सकता है, या कितना प्रसार हो सकता है। अब ये तो नया ही देश और काल आ गया है इसके अंदर। ये कोई एब्सोल्यूट चीज़ है नहीं, ये तो बहुत रिलेटिव चीज़ है, और वो व्यक्ति उतना ही कल्टिवेटेड है, डेवलप्ड है, जो दूसरे डायमेंशन को ऑपरेट करवाता है यहाँ। वो कल्टीवेशन का यही अर्थ है। अगर नीरा कोई व्यक्ति इसी देश और काल, क्योंकि मनुष्य का देश काल भी तो सबका रिलेटिव है उस तरीके से। अरे भाई, घड़ी क्या समय बताती है, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? विवेकानंद जी तो 40 पूरा कर नहीं करके गए, और उसके अंदर आज भी वो व्यक्ति हर हृदय के अंदर जीवित है, एक सिंह के समान। और वही कोई कछुआ 1000 वर्ष भी जी रहा हो, तो क्या उसका देश और काल है? क्या लाभ है उस चीज़ का? तो आप वास्तव में जी भी रहे हो, खाली उसको साँस का आना-जाना, उसको देश काल कहें या किसको कहें। तो आत्मा, जैसे हम ये देख रहे हैं कि जैसी जिस तरीके की आपकी दृष्टि है, उसी तरीके का प्रसार, उसी तरीके का कार्य कारण, 1, 2, 3, 4 ये काल हो गया आपके, पहले ये, उसके बाद ये, फिर ये। आत्मा इनको अपनी सुविधा से काम में लेती है। आपने कहा पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 से लेके पेज नंबर 400। जो व्यक्ति सपोज़ इस प्रोग्रेशन से बंधा है, वो तो कह देगा पहले मैं 1 नंबर पढ़ूँगा, फिर लाइनों के हिसाब से चलूँगा। वो काल से बंधा है। और जो फ्री है, वो ये कहता है मेरे हाथ में पूरी किताब है, 200 नंबर पेज पहले पढ़ लूँ, 1 नंबर पेज बाद में पढ़ूँ, कौन-सा पहले पढ़ूँ, कौन-सा बाद में पढ़ूँ? फिर जैसे मैंने एनिमेशन के लिए आपने अलग-अलग स्लाइड्स बना रखी हैं, वो स्लाइड्स एक क्रम से चलाते हो तो एक मूवमेंट होएगा। एनिमेशन की स्लाइड्स आप जिस तरीके से चलाओ, अब वो स्लाइड्स का क्रम मैंने बदल दिया, तो वो हाथ जो ऊपर जा रहा था, अगर मैं क्रम को उलट देता हूँ, वो ऊपर से नीचे आ जाएगा। इसके क्या मायने निकलते हैं, इस देश और काल के अंदर भी हमारे लिए सोचना एक बिल्कुल असंभव सा है। जिन्होंने भी क्रिएट किया है, वो इसी देश और काल के अंदर तो वो नहीं करते। कल्पना है, वो एक दूसरे देश और काल में ऑपरेट करती है। तो आत्मा, वो जो मूलभूत यथार्थता है, उसकी ये जो देश और काल हैं, केवल कंसेप्टिव अवस्थाएँ हैं। कंसीव करती है, ये कैसे कंसीव करती है? उसकी अवस्थाएँ हैं, जिनके अंतर्गत आत्मा अपनी ही ऊर्जा की गति को देखती है। और क्या देख रहे हैं हम? पशु है, संगीत की क्या गति देख लेगा? वो क्रिएशन की क्या गति देख लेगा? तो मनुष्य सारी चीज़ यहाँ छोड़ भी जाएँ, जो एडवांसमेंट उन्होंने कला में, साहित्य में, संगीत में, आचार नीति के अंदर, अर्थनीति के अंदर, समाज शास्त्र के अंदर जो भी काम इन्होंने किया है, उसकी क्या गति देख लेंगे ये? ये तो देख नहीं सकते। इनके तो कंसेप्शन भी एक छिपकली पुस्तक के ऊपर से निकल जाएगी, उसके ये कंसेप्शन नहीं आ सकता कि ये पुस्तक जैसी कोई चीज़ हो सकती है, भले वो लाइब्रेरी के अंदर जी रही हो। और फिर भी आप ये कहते हो हाँ, है तो आत्मा इसके अंदर। आत्मा तो है, पर कंसेप्शन में जिस अवस्थाओं के ऊपर उसने अपने आप को बाँध लिया, तो ऊर्जा की गति को देखती है, या वे आत्मा की ही मूलभूत अवस्थाएँ होनी चाहिए। देश और काल आत्मा की फंडामेंटल अवस्थाएँ हैं, जो चेतना की उस अवस्था के अनुसार जिसमें वे अभिव्यक्त होती हैं, भिन्न प्रतीति या अवस्था धारण कर लेती हैं। तो इसलिए उन लाइफ फ़ॉर्म्स को देश और काल का क्या सेंस आता होगा? मुश्किल है। एक ही मनुष्य, आप स्वयं देख सकते हो कि आपकी साइकोलॉजी के अनुसार आपकी इमेजिनेशन का अलग देश और काल है। आपकी जड़ प्रकृति का एक अलग अपना देश काल है। आपके माइंड का अपना देश और काल है। आपके प्राण का अपना देश और काल है। अंतरात्मिक जगतों में आप जब प्रवेश करते हो, उसका अपना देश और काल है। और ये सारे एक दूसरे के अंदर प्रवेश भी करते हैं, किस तरीके से ये क्रिया करते हैं। तो जो कल्टीवेटेड व्यक्ति है, वो देख सकता है। साहित्य में आप प्रवेश करते हो एक दूसरे डायमेंशन में, आप एज़ इफ साहित्य के अंदर जीना शुरू कर देते हो। आपने वर्णन पढ़ा भागवत का, आप एज़ इफ वहाँ के वासी बन जाते हो। उन्हीं के बीच में एक, उनके एक सिटीज़न बन जाते हो एज़ इफ।
एक पात्र बन जाते हो जो सारी चीज़ों को देख रहा है वहाँ जाके, साहित्य के माध्यम से। अभी हो सकता है आप आधे घंटे से ही आपने पढ़ना शुरू किया। मतलब ये एक कॉमन एक्सपीरियंस है, एक व्यक्ति पुस्तक पढ़ना शुरू करता है, जैसे रामकृष्ण जी की वचनामृत। जो व्यक्ति पढ़ना शुरू करता है और जो व्यक्ति उसका अंत करता है, वो सेम व्यक्ति नहीं है। पढ़ने उसने हो सकता है 2 दिन में पढ़ ली, पढ़ने हो सकता है उसने 5 दिन में पढ़ ली। चैतन्य चरितावली एक पढ़ना शुरू करता है, वो कहता है मैं तो दूसरे ही टाइम और स्पेस के अंदर घूम के आया हूँ। आप इस तरीके से इसके ऊपर दृष्टिपात नहीं करते, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट सी चीज़ लगती है और ये जगत जो सो कॉल्ड रियल लगता है, इसका भी देश और काल बहुत ही रिलेटिव है। दूसरे शब्दों में, हमारी चेतना की हर एक अवस्था के लिए अलग-अलग देश और काल होते हैं। यहाँ तक कि प्रत्येक अवस्था के अंदर भी कोई मनुष्य एक तरीके की अवस्था है सपोज़ या आपकी मेंटल कॉन्शसनेस। अब मेंटल कॉन्शसनेस भी तो कोई एक तरीके की चीज़ थोड़ी है। आप कह दो तामसिक अवस्था, तो तामसिक अवस्था भी तो हर व्यक्ति की अलग है और हर व्यक्ति विशेष की भी अलग-अलग समीकरण है। भोजन करने के बाद एक अवस्था है, भोजन से पहले एक है, सुबह उठते समय एक है, रात को सोते समय एक है। ये सबका अपना-अपना है। तो प्रत्येक अवस्था के अंदर भी देश और काल की अलग-अलग गतियाँ होती हैं। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, जिस तरीके से हमको शुरू से इतना ज़्यादा मोल्ड के अंदर कठोर बना दिया गया, ये फ्लेक्सिबिलिटी हम ये देख ही नहीं पा रहे कि हम कितने-कितने डायमेंशंस में जी रहे हैं। हमको बड़ा रेस्ट्रिक्ट कर दिया, हमारे पंखों को कतर दिया शुरू से ही। तो हमको लगता है बस ये है, जबकि जी नहीं रहे हम उस तरीके से। आप अलग-अलग देश और अलग क्ला काल के अंदर जी सकते हैं और साइकोलॉजी अगर डेवलप्ड है तो जी रहे हैं। परंतु वे सब भी देश और काल की एक मूलभूत आध्यात्मिक यथार्थता के ही प्रतिरूप होंगे। मूलभूत आध्यात्मिक यथार्थता है देश और काल की, उससे करस्पॉन्ड करते हैं यहाँ। आप किस दृष्टिकोण से चीज़ों को देखते हो? भौतिक दृष्टिकोण से यदि देख रहे हो, उसका अपना देश और काल है। तो इसलिए आध्यात्मिक यथार्थता का जो देश और काल है, उससे ये करस्पॉन्ड करते हैं। इसलिए प्रतीक, ये जैसे आपने कहा कि ये कैसे समझें? भौतिक प्रतीक, वेद के अंदर भौतिक प्रतीक काम में ले रहे हैं। उसके आंतरात्मिक प्रतीक, उसके साइकोलॉजिकल प्रतीक और उसके आध्यात्मिक प्रतीक। आप कोई भी चीज़ जो है, किस तरीके से यहाँ पहाड़ को देख रहे हो, भौतिक आँख ने पहाड़ को देखा, नदी को देखा, वहाँ वो ये कहेंगे सरस्वती, इसका ये एट्रिब्यूट है। उसका अंतरात्मिक प्रतीक बता सूर्य, सूर्य जो यहाँ भौतिक जगत के अंदर आलोक प्रदाता है, वो प्रकाश करता है। यदि प्रकाश नहीं हो, वस्तुओं की एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस रहती ही नहीं। है या नहीं है, हाथ को हाथ ही नज़र नहीं आता। भई नेत्र शक्ति, आपके प्रकाश मतलब कोई भी आपको देखने कॉग्निटिव फैकल्टी देख सकते हो आप किसी चीज़ को। यदि ये प्रकाश न हो, तो कोई चीज़ है या नहीं, वो तो आएगी ही नहीं। टच भी एक तरीके का प्रकाश है, श्रवण भी एक तरीके का प्रकाश है। मतलब आप किसी चीज़ के संपर्क में आ रहे हो। आँखें भी एक तरीके का प्रकाश है। भौतिक सूर्य है, वो ऊष्मा प्रदान करता है। केवल आलोक ही प्रदान नहीं करता, ऊष्मा भी देता है। फिर वो सविता है, सृजन करता है। तो यहाँ सारी चीज़ भौतिक रूप से भी उसको करस्पॉन्ड करती है। उससे ज़्यादा आपकी साइकोलॉजी के अंदर करस्पॉन्ड करती है। भौतिक सूर्य आया नहीं आया, पर आपके अगर साइकोलॉजिकल सूर्य उदय नहीं हुआ, क्या करो जीवन के अंदर? भौतिक सूर्य तो घूमता रहेगा, एक कुत्ते के लिए भी घूमता है वो तो। क्या आलोक प्रदान किया उसने उसको? ठीक है, एक प्रकृति है, वो अपने तरीके से सुबह जो उसको जाना है, उसकी एक क्लॉक है सूर्य के अनुसार। पक्षी अपने आप चल देंगे, वो कहाँ जाएँगे, क्या है, वो उस क्लॉक के हिसाब से बड़ा तरीके से चलेंगे, पर साइकोलॉजी में क्या प्रकाश आया उससे? तो ये जो प्रतिरूप है, करस्पॉन्ड कर रहे हैं। ये सारा करस्पॉन्डेंस यदि भौतिक प्रतीक इस चीज़ के प्रतिरूप न होते, क्या अर्थ है इस पृथ्वी का? इन पहाड़ों का, नदियों का, मनुष्य का, पशु का, पक्षी का। यहाँ एक-एक को प्रतीक, गौ को प्रतीक मान लिया, उससे होने वाली जो चीज़ है, उसको प्रतीक मान लिया और जैसे ही आप प्रतीक मानते हो, मीनिंगफुल हो उठता है।
आप एक आइडल, उसको एक प्रतीक मान लेते हो भगवान, डिविनिटी का, और वो जीवंत हो उठता है। और वो ये पत्थर है तो पत्थर पड़ा है बस। क्या मतलब है उसका? तो हर चीज़ यहाँ आप कह रहे हो प्रतिरूप है, कोई डीप रियलिटी है। तो जो यहाँ का देश और काल है, वो भी मूलभूत आध्यात्मिक यथार्थता है, उससे करस्पॉन्ड करता है। यहाँ एक छोटी से छोटी चीज़ भी प्रतिरूप है, करस्पॉन्ड करती है डीपर रियलिटी से। मनुष्य का बीइंग, जैसे वेद के अंदर ये कह रहे हैं कि जो पुरुष पुरुष सूक्त के अंदर वो वर्णन कर रहे हैं, ये कैसे जो मनुष्य का बीइंग भी है, वो अपने आप के अंदर चारों वर्ण भी रिप्रेजेंट करता है। आपके अंदर सारी चीज़ ये रिप्रेजेंट प्रतिरूप है ये, किसी डीपर रियलिटी की। तो वैसे ही यहाँ का देश और काल, मूलभूत आध्यात्मिक यथार्थता, मतलब किस तरीके से आप यहाँ देखते हो, वही प्रसार आपको एक दूसरे दृष्टिकोण से यदि अंतरात्मा देखेगी, वो कैसे देखेगी? सुप्रामेंटल यदि देखता है, तो वो कैसे देखेगा? उससे ऊपर जो भी चेतनाएँ हैं, वो परमात्मा के विषय में किस रूप में सज्ञान होंगी। मानसिक चेतना एक तरीके से सज्ञान हो रही है, प्राणिक चेतना एक तरीके से सज्ञान हो रही है, भौतिक चेतना एक तरीके से सज्ञान हो रही है, और इसी के लिए ये मैनिफेस्टेशन है। इसका एक अपना सत्य है, इसलिए पलायन करके नहीं, इसके अंदर भगवत्ता को आप रियलाइज़ करो तो उसका जो जो आनंद है, उसके लिए ये है। नहीं तो आप जहाँ भाग के जा रहे हो, वहाँ से तो आए ही हो, जहाँ से भाग के आए हो। भई जहाँ भाग के जाना चाह रहे हो, वहाँ से तो आत्मा आई है, तो वहाँ भाग के जाने की क्या ज़रूरत है? ये श्री अरविंद कह रहे हैं, और तो कोई दूसरा कह नहीं रहा। वास्तव में जब-जब हम भौतिक देश के पीछे जाते हैं, देश, स्पेस, काल, टाइम, तो हम एक ऐसे विस्तार के बारे में, देश मतलब विस्तार, विस्तार किस चीज़ का? विस्तार किसको बोलें? 2 वस्तुओं के बीच के अंदर, या कितना विस्तार, कितना आप एक्सटेंट, स्कोप के बारे में सचेतन होते हैं, जिस पर ये सारी गति आधारित है। तो भौतिक देश के अंदर एक तरीके का विस्तार है। भई यहाँ से आप कह रहे हो चाँद तक का विस्तार, पर कितना का आपको कोई फ़र्क पड़ता है इससे? कोई आपकी साइकोलॉजी में जो विस्तार है, उससे फ़र्क पड़ता है? उससे जो विस्तार है, उससे तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। छोटी-छोटी चीज़ से, एक से दूसरी चीज़ के बीच का विस्तार। तो जैसे ही भौतिक देश के पीछे जाते हैं, तो हम एक ऐसे विस्तार के बारे में सचेतन होते हैं। इसलिए जो एक आध्यात्मिक व्यक्ति है, जिस विस्तार में निवास करता है, वो दूसरे को कम्युनिकेट नहीं कर सकता। आप जिस स्पेस में निवास करते हो, व्यक्ति को ये लगता है भई ठीक है, एक सामान्य, जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दूसरे को लगता है अभी एब्स्ट्रैक्ट सी चीज़ है, विचारात्मक चीज़ है। अरे विचार कैसे है भई? एक जगत दूसरा है। संगीत का एक अपना विस्तार है, व्यक्ति पूरा जीवन उसमें आनंद में निकालता है, दूसरा कहता है पता नहीं क्या चीज़ है, अब उसका प्रवेश नहीं है संगीत के अंदर। साहित्य का जो विस्तार है, जो निरा खाली एक पाशविक व्यक्ति है, जो केवल जीभ के स्वाद के लिए जी रहा है, उसको क्या समझाओ कि इसके अलावा भी विस्तार हो सकता है। उस चेतना को तो कभी ये दूर-दूर तक इसका पता भी नहीं हो सकता कि ऐसे विस्तार में भी जिया जा सकता है। ये चीज़ शिक्षा को करनी चाहिए। शिक्षा आपके विस्तार को बढ़ा ही नहीं रही। उसी पाशविकता में और आपको थोड़ा एफिशिएंट बनाने की कोशिश कर रही है, कि आप नए विस्तार में निवास कर सकते हो, ये तो कह ही नहीं रही। ये तो आपको उस मशीनरी का एक पुर्जा बना रहे, विस्तार तो खत्म कर रहे हैं। विस्तार कहाँ है? चेतना का विस्तार तो है नहीं, जिस पर ये सारी गति आधारित है, और ये विस्तार आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं। यह आत्मा या अध्यात्म तत्व है, जो अपनी स्वयं की ऊर्जा की समस्त क्रियाओं को अपने अंदर समाये है। ये यहाँ तक शायद अपन ने प्रतिरूप है, यहाँ तक तो कर लिया था। अब दीपक इसको शुरू करते हैं। ये जो है, यहाँ तक के सेंटेंस ठीक है क्या? हाँ, यहाँ तक के ठीक है। इसमें जैसे 2 बातें हुई, कॉन्सेप्चुअल और फंडामेंटल। तो 2 तरह के देखने का तरीका ही हुआ बस, अभी ये देश और काल को
कि बेसिक तो चीज़ जो स्टैटिक हो गई वो तो मूलभूत यथार्थता हो गई, जो दिव्य सद्वस्तु, मूलभूत यथार्थता, दिव्य परम ब्रह्म, जो भी एक नाम अपन दे सकते हैं। और देश और काल उसके लिए तो कॉन्सेप्चुअल हो गई। और एक फंडामेंटल, कॉन्सेप्चुअल तरीके से देखते हैं तो कैसा दिखता है और फंडामेंटली देखें तो कैसा दिखता है, 2 बातें इसमें हुई। सही भाई बोल रहा हूँ? अपने अपने आप में देश और काल है ही नहीं। हाँ, एक वही तो, खाली एक देखने का रिलेटिव चीज रिलेटिव है टर्म्स है। यस। और ये उसकी फंडामेंटल अवस्थाएं हैं उस बीइंग की, क्योंकि यहाँ अगर पशु भी बना है तो वही तो बना है। तो वो जिस भी जगह अपने आप को आके जिस चेतना में रेस्ट्रिक्ट करता है, उसके अपने तरीके के देश और काल हो जाते हैं। अच्छा, उस अवस्था विशेष के अंदर भी जो जिस कंसेप्शन की हम आज हम कंसीव कर सकते हैं, पशु इस तरीके से कंसीव नहीं कर सकता कि वो हाँ, कल्पना कर ले, आगे ये सोच ले। तो हम जो आज कंसीव कर पा रहे हैं, उतना रियलाइज़ कर सकते हैं निश्चित ही। ये कितनी ज़ोरदार बात है, देखो आपके कंसेप्शन में। पर यही तो एक प्रॉब्लम है, हमारा कंसेप्शन भी बहुत रेस्ट्रिक्टेड है, किसी को कितना भी समझा दो कंसेप्शन में भी नहीं आएगा उसके, क्योंकि वो उस प्रसार में जी नहीं रहा। तो यदि व्यक्ति को सबसे मूलभूत कोई चीज़ दे सकते हो, तो उसकी चेतना को खोल दो, उसके कंसेप्शन को खोल दो और उसको रियलाइज़ करने की, चीज़ों को सीखने की, वो ललक यदि दे सकते हो, तो इससे बड़ा गिफ्ट किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को आप दे नहीं सकते। उसकी चेतना को खोल दो। वो अपने आप, ये एक ऐसा क्रम है, यदि उसमें ये इस चीज़ की का एक टेस्ट आ गया थोड़ा-सा, ये तो ले जाएगा उसको अपनी हाइट्स तक। और वहीं रेस्ट्रिक्ट कर दिया ये तो, आप समझो इस चीज़ को कि अपने आप में कोई चीज़ नहीं है, ये तो केवल एक सुविधा के लिए इस तरीके का देश और काल हमको नज़र आता है। इसके मायने क्या निकलते हैं, बहुत ज़्यादा मोमेंटस मायने निकलते हैं इसके, बहुत ज़बरदस्त मायने निकलते हैं इस बात के। आगे? हाँ, तो वो, ये तो ये बात हो गई। और देश और काल का अलग-अलग अवस्था के लिए अलग-अलग होते ही हैं, मतलब हर एक आदमी की अवस्था में, समय में देश और काल की अलग-अलग होती है। भई आप कल्पना कर वास्तव सकते हो, जैसे हुँ, कल्पना करी आपने, बीज की कल्पना करी, बीज से कंसीव करके आप फू फल तक लाने के अंदर भी कंसेप्शन में उसका देश और काल कितना फटाफट चलता है। और भौतिक रूप से हो सकता है इसके अंदर 20 साल लग जाएँ। और उस यही तो व्यक्ति जो जिसको कह रहे हैं युग दृष्टा, पर वो इसी भौतिक देश और काल में नहीं चलता। और उसके अंदर भी आप ये पाएँगे कि यदि आपकी चेतना का प्रसार नहीं है, तो आप कंसीव भी नहीं कर सकते। संगीत आप क्या कंसीव कर लो, साहित्य का, सावित्री आपके पास है, इंग्लिश बहुत अच्छी है, मायने आपको बहुत आते, कंसीव क्या कर लो? इसलिए हमारे ऋषियों को, कवियों को जो है, वो सृष्टा हैं, सृजन किया है उन्होंने। वो चीज़ जो कंसीव करते हैं, दूसरे तो खाली उसकी पूर्ति करते हैं, ऐज़ इफ उन्होंने कुछ दे दिया, दूसरे तो रंग भरते हैं उसके अंदर। जो आगे आने वाले युग हैं, श्री कृष्ण जो चीज़ लेके आ गए, यही तो अवतारों का महत्व ये बताया। वो ट्रांसेंडेंट की कोई ऐसी चीज़ ले आते हैं, उससे पहले तो सारी मनुष्य जाति उसी समीकरण को खाली फेर-बदल करती रहती है। और वो अपने आप में इतना अनंत है कि वो अनंत काल तक भी उसी समीकरण को आप चलाते रहो। ये आता है एक नया तत्व ट्रांसेंडेंट का ले आता है, जो कि आप कितना भी आप अपनी तरीके से कंसीव कर लो, ऊँचे से ऊँचा व्यक्ति भी कंसीव कर ले, वो चीज़ ऑपरेट नहीं करवा सकता। ये ज़ोरदार बात है। तो आप ये सोच रहे हो केवल माँ श्री अरविंद का अध्ययन, अध्ययन नहीं है ये। इट इज़ नॉट ए टीचिंग, इट इज़ नॉट ए रेवलेशन। जितनी बार आप इसके संपर्क में आते हो, ये आपकी सीमाएँ तोड़ देता है। आपके लिए वो चीज़ पहले तो कंसेप्शन की बना दे, संभावना में बना देता है वो, और फिर बाद में रियल बना देता है, जो आपके लिए पहले थी ही नहीं। आप सोच रहे हो केवल अध्ययन, अध्ययन नहीं है ये। आपकी सत्ता की लेयर्स को उजागर कर देगा, उनको ऑपरेट करवा देगा, रियल कर देगा, आपके पंखों को खोल देगा, उन संभावनाओं को सामने ले आएगा। ये विश्वास कीजिए। अभी वर्तमान में आप जिस चेतना की स्थिति में हैं, उसके अनुसार योजनाएँ बनाते हैं। हेल्थ की योजनाएँ, समाज की योजनाएँ, ये करेंगे तो ऐसे होगा। कार्य-कारण सिद्धांत आप लागू करते हैं, उसी चेतना के स्तर के ऊपर। तो उसमें आपको कोई भी अभियान लेते हो, तो उसमें वो आराम से कर सकते हो या उसमें श्रम साध्य है, ये उस चेतना के स्तर के ऊपर निर्भर करता है। तो आप जो कहते हो, "अरे! इसके बिना तो कैसे काम चलेगा?" ठीक बात है उस चेतना के लिए तो।
पर उसी में बंधे रहो ये आवश्यक नहीं है ना। चेतना का एक दूसरा आयाम बिल्कुल आप ले लाके ऑपरेट करवा सकते हो। तो जिन भी लोगों ने लाके ये चीज को केवल संभव के रूप में नहीं, श्री अरविंद ने जो चीज कही, कंसीव तो कर सकता है क्या कोई? और उन्होंने कहा कि सुप्रामेंटल कोई कंसेप्शन नहीं है, वस्तुओं की गति के अंदर अवश्यम भावी है, ये चीज कह दी। ये परम पुरुष की एक ऐसी चीज है, इसको कोई विफल नहीं कर सकता, क्योंकि ये वस्तुओं के मूवमेंट में इनग्रेन्ड है। अभी बताओ ये बात कहां से आई? मां श्री अरविंद ने वो चीज लाके सामने रख दी। पहले तो व्यक्ति ये सोचता है कि ये हो पाएगा, और फिर बाद में दूसरे लोग ही कहते नहीं ये संभव है, संभव है, और फिर बाद में यही करने लायक है। ये कैसे आई ये बात? व्यक्ति अपने स्तर से कभी नहीं कर सकता था। आज तक जितनी भी क्रांतियां आई, वो क्रांति एक विचार के रूप में आती है। आप देखो इस बात को। नहीं तो पहले व्यक्ति कितने समझदार थे। क्रांति आने से पहले ये नहीं कि क्षमताएं नहीं थी, काबिलियत तो बहुत थी। हर समय एफिशिएंसी तो रहती है, पर उसी फ्रेमवर्क के दायरे में रहती है। नई कोई विचार के अंदर कोई कंसेप्शन इस सारे दायरे को तोड़ के आता है, और वो ऐसी चीज को संभव बना देता है जिसको कंसीव करना भी पहले मुश्किल था। ये देखो आप, कितनी जबरदस्त बात है। एक नई टेक्नोलॉजी यहां ले आता है। अब यही तो समस्या है कि शिक्षा के अंदर ये टेक्नोलॉजी कैसे चेंज हो, उतना ही समय लग रहा है। इनफैक्ट वो करने के बाद भी, इतने साल खराब करने के बाद, उसके जीवन के सबसे जो कीमती समय है, उसका तो सत्यानाश हो गया। यातायात के अंदर आपकी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। पहले जो बैलगाड़ी से चलते थे या पैदल चलते थे, अब फटाफट जा सकते हो। सूचना के अंदर आपकी टेक्नोलॉजी कितनी फास्ट हो गई। शिक्षा के अंदर वैसे ही रगड़ रगड़ के वही याद करना, वही करना। उसके अंदर फिर बाद में अब क्या कर रहे हैं, मानव की जो फैकल्टी है उसको भी ये अब तो कह रहे हैं हम तो इसको दरकिनार कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले आएंगे। अरे तो जिसके लिए मन, मन के से मनुष्य, उसको ही आप हटा दोगे, उसकी फैकल्टी को खत्म ही कर दोगे, बुद्धि को, तो मनुष्य जाति बोल के ही नहीं रहेगी। जाति क्या रही फिर बाद में? तो अब ये एक बड़ा गंभीर प्रश्न है हमारे सामने। इसी को श्री अरविंद कह रहे हैं कि ये चेतना के संक्रमण का एक क्राइसिस का समय है, एक संकट काल है ये एक। अब इसके अंदर एक ऐसे सशक्त ग्रुप की श्री अरविंद ने, मां ने सारे सूत्र दे दिए। वो स्वयं कार्यरत हैं, इसलिए जो भी उनके अनुयायी हैं, जो उनके प्रति ओपन हैं, वो अपने आप को विशेष कृपा से आवृत पाएंगे, यदि आप अपने आप को उनके प्रति खोलते हैं तो। विशेष शक्ति, विशेष चीज, क्योंकि आज इस समय की आवश्यकता है। वो क्लैरिटीज आएंगी जो ट्रेडिशनल स्पिरिचुअलिटी आपको नहीं दे सकती थी। माँ का, श्री अरविंद का एक साधक है, क्योंकि आवश्यकता है इस समय। जिस टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, युद्ध क्षेत्र में आप हो, आपको वो ऑटोमेटेड गन वगैरह दे देंगे जो पहले लाइसेंस से भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी, अब तुरंत में उपलब्ध करवा देंगे। ले भैया फटाफट ले। आज जो युद्ध वहां जैसे यूक्रेन के अंदर चल रहा है, किस तरीके के वॉरफेयर वहां हो रहा है देखो। सामान्य चीजें थोड़ी काम में आएंगी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ड्रोन हैं, ये हैं, वो हैं, और सारे जो भी जाओ उन्होंने खोल रखा है, कोई जाओ, कोई लड़ो उनके लिए। तो आज ये जो टेक्नोलॉजी आपको उपलब्ध हो सकती है, इस जो जड़वाद है, यूटिलिटेरियनिज्म है और है, ये पहले अपने को खुद के अंदर, तो स्वयं की ऊर्जा की समस्त क्रियाओं को अपने अंदर समाये है। देश का ये स्रोत, देश मतलब प्रसार, विस्तार। अब वो विस्तार किस पे करो आप? व्यक्ति क्या कहता है, मैंने चेन खोल ली अपने व्यापार की, इसकी। अरे यार, विस्तार किसका? चेतना का तो तूने किया नहीं, तो एक्चुअल विस्तार तो कुछ हुआ ही नहीं। संगीत है, साहित्य है, कला है, वो भी आपका थोड़ा सा विस्तार करता है, थोड़ा, पशुता से। पर अगर उसके अंदर भी जड़ तत्व से आप बंधे हो, तो यूरोपियन आर्ट की एक लिमिटेशन है, उसको तोड़ के नहीं जा सकती। मतलब संगीत, साहित्य, कला, यदि वो भी जड़वाद के तरीके से देखते हो, तो यूरोपियन का टॉपमोस्ट जो अभिव्यक्ति है, वहां तक जा सकती है वो। ये तो हमने बात करी थी इंडियन कल्चर के अंदर, कि आप आर्ट के अंदर भी जाओगे, पर वो फॉर्म तक रुक जाएगी। और इंडियन आर्ट है, आत्मा के दृष्टिकोण से देखोगे
वो मिनिमम पेडेस्टल उसको बनाती है, और उसके अंदर भी उसका स्वरूप अलग ही कुछ होता है। इससे समझो आप कि आत्मा कैसे देखती है, और यदि चेतना की वो स्थिति होगी, तो विस्तार का दायरा भी बड़ा एक लिमिटेड ही होगा, विस्तार उतना ही होगा। साहित्य के अंदर, कला के अंदर, संगीत देखो यहाँ, विस्तार देखो आप, भागवत के अंदर उसकी कल्पना का विस्तार देखो, अगर कल्पना कहो तो। वेदों के अंदर यदि इसको कंसेप्शन कहो, तो आज भी इस संस्कृति की बेडरॉक है, सारी मनुष्य जाति को थामे हुए है वो चीज। और क्या है वैसे तो, आज तक के जितने भी लोग हैं, उन्होंने तो इसके प्रति कोई आदर का भाव दिख रखा नहीं। जिस तरीके का सायण श्री अरबिंदो कह रहे हैं कि अब तक जिनकी भी कमेंट्री है, यदि भारतवासी उस आधार पे अपने आदर को आधारित करते हैं, तो एक सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास के कारण ही है। एक्चुअल आधार तो आदर के लिए बचता नहीं, क्योंकि सायण तो ऐसी कोई बात कर ही नहीं रहा जिससे कि वेद के अंदर आदर बचे। किसी को ये फुर्सत नहीं है भाई, हम यदि सेमिनार भी ऑर्गेनाइज कर लें, पर वो सामने लाके कि श्री अरविंद ने नया आयाम क्या दिया, उसका एक कोई सैंपल दे दिया जाए। भाई इस व्यक्ति ने इसको इस तरीके से ट्रीट किया, जैसे श्री अरबिंदो बता रहे हैं कि पहले वेद की पर्टिकुलर एक चीज ली, इसको देखो इन्होंने इस तरीके से इतिहास निकाल दिया, इन्होंने इसको एक आनुष्ठानिक तरीके से, और इसका यदि अध्यात्म परक अर्थ निकालते हैं, ये देखो अब अर्थ ही कुछ और है। शुने शेप की जैसे वो कहानी बताते हैं, फिर बाद में गायों को वहां से छुड़ाने की कहानी बताते हैं, और फिर बाद में पूरा उसका विवेचन करते हैं। तो ये यदि विवेचन न किया जाए, ये है विस्तार। आप इस विस्तार में जी सकते हो, श्री अरविंद आपको ये विस्तार प्रदान करते हैं। ये सारों को उपलब्ध होना चाहिए, मनुष्य जाति इस विस्तार में निवास करनी चाहिए, और इसके लिए उसको हेल्प करनी चाहिए, बजाय उसको बेचारे को एक पुर्जा, एक आर्थिक मशीनरी का, और वो भी इतना खराब पुर्जा, आर्थिक मशीनरी भी कोई बढ़िया नहीं चल रही। तो ये विस्तार, यहां से चलो अब देश का ये स्रोत। देश का यह स्रोत या उसकी आधारभूत वास्तविकता तब स्पष्ट होना शुरू होती है जब हम भौतिक से पीछे हटते हैं। हाँ, हाँ, बाहरी प्रतीतियों से पीछे हटते हैं, तब ये जो इसका बेसिक फंडामेंटल जो चीजें हैं वो ओपन होनी शुरू होती है देश का। नहीं नहीं भाई, भौतिक जो देश या काल, देश का यह स्रोत, देश मतलब विस्तार, तो उसका सोर्स क्या है या उसकी आधारभूत वास्तविकता तब स्पष्ट होना शुरू होती है। मतलब देश विस्तार का ओरिजिन क्या है, देश कहो किसको, या उसकी आधारभूत वास्तविकता क्या है देश की, ये तब स्पष्ट होना शुरू होती है जब हम भौतिक से पीछे हटते हैं। निरे भौतिक में हम्म। ही अटके रहेंगे, तब तो आपके लिए जो घड़ी जिस तरीके से चलती है, और वो भी व्यक्ति व्यक्ति के हिसाब से चलती है, और घड़ी का कॉन्सेप्ट भी आपके सूर्य के रोटेशन और रेवोल्यूशन से आता है। साल का और दिन का कॉन्सेप्ट किससे आया भाई? साल जो है वो तो आपके एक पूरा जो एक चक्र काटता है, और अपनी धुरी के ऊपर एक अपने ही स्थान के ऊपर चक्र काटता है, पूरा घूर्णन है, उसका दिन बन जाता है। पर ये भी तो हर ग्रह का अपना अपना है, हर ग्रह का अपना जो साल है और अपना दिन है। तो इसी तरीके से, और भागवत के अंदर ये पूरा काल वर्णन है। हमारे शास्त्रों में क्यों इसको इतना, कोई दूसरा कहे यार तुम भगवान कृष्ण की कथा कह रहे हो या सृष्टि की उत्पत्ति क्यों बता रहे हो आप, ये बिल्कुल समझ में नहीं आता उनकी स्टाइल क्यों है। ये भागवत पढ़ो आप, कि इसको मुहूर्त बोलते हैं, इसको क्षण बोलते हैं, इसको देश बोलते हैं, इतने मनवंतर का, इतने इसकी का, इन इतनी चतुर्युगी है, इतना काल है, और वो भी काल की गणना इस तरीके से नहीं है, और वो तो इतनी सूक्ष्म तरीके से बताते हैं। अब वो काल कौन सा है भाई? ब्रह्मा जी का ये एक दिन है, उनका ये एक साल है, उनके एक का ये बनता है, उसका ये बनता है, उसके बाद ये प्रलय होती है। अब ये इतना बड़ा कंसेप्शन है कि हम इसको एक दकियानूसी बात बता के ब्रश ऑफ कर देते, क्योंकि हमारी चेतना में आती नहीं वो। तो हम ये कहते बकवास बात है ये।
और वो उस बकवास के लिए कितना ज्यादा सीरियस थे वो हमारे फोर फादर्स, कि कितना सीरियसली उस बकवास को लिख रहे थे। मतलब आप सोचो तो सही कि वो क्या कर रहे थे। हमारे बकवास कह देने से, क्योंकि मेरी छोटी सी स्केल के अंदर उतना नाप नहीं आता, मेरी वेइंग स्केल है, वो कुछ ग्राम के लिए बनी है। अब उसके ऊपर मैं कोई बड़ी चीज रख दूं तो कह दूं ये तो स्केल कुछ बता नहीं रही है। अरे मेरी स्केल छोटी है, ये समझो। तो इसलिए भौतिक से पीछे हटते हैं, क्योंकि तब हम आत्मनिष्ठ। हाँ दीपक। देश विस्तार। हाँ, आत्मनिष्ठ देश विस्तार के बारे में अभिज्ञ होते हैं, जिसमें मन स्वयं निवास, एक मिनट, जिसमें मन स्वयं निवास और गति करता है और भौतिक हम्म। देश काल से भिन्न है, हाँ। और फिर भी इनका एक परस्पर अंतः प्रवेश होता है। हम्म। ठीक है। आत्मनिष्ठ कौन सा हुआ? आध्यात्म वाला जो है। आत्म ना, ये सब्जेक्टिव है ये। अध्यात्मनिष्ठ नहीं है, आत्मनिष्ठ है। सब ये मतलब सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिविटी के अंदर है। कितनी ऐसी घटनाएं हैं एक क्षण के अंदर, जैसे व्यक्ति, ये हर जने के साथ है, किसी के ऊपर आधारित है। घर के ऊपर कमाने वाला एक ही व्यक्ति है, मतलब ब्रेड अर्न करने वाला एक ही व्यक्ति है। वो एक्सीडेंट मीट कर जाता है या कोई उसके साथ कैजुअलिटी हुई, उसके जो आश्रित व्यक्ति है, एक क्षण के अंदर कितने विचार उसके घूम के जाते हैं जो जीवन भर उसने नहीं सोचे थे। उसके आश्रित, उसकी पत्नी को पूछो, अगर 3 बेटियां 4 बेटियां उसकी अभी बिना ब्याही हैं और वो कोई काम नहीं करती या घर के ऊपर खाली ब्रेड वो ही अर्न कर रहा था, उसका प्रसार या विस्तार उसके कालखंड का क्या रहेगा, ये सोचो आप। तो वैसे ही हर व्यक्ति का ये मायना उसकी स्थिति के अनुसार उसका आत्मनिष्ठ देश विस्तार, सब्जेक्टिव। साधना के अंदर भी व्यक्ति एक आत्मनिष्ठ माँ का निर्माण गठन कर लेता है, ये दमदर के अंदर है। और उससे वो डांट भी खा लेता है, उससे वो पुचकार भी लेता है। माँ उसको पुचकार रही है, माँ उसको अच्छा बता रही है या माँ उसको डांट रही है, माँ उसकी ओर फ्राउन करके देख रही है, ये सारे काम वो माँ एक गठन कर लेता है। साधना में कभी प्रवेश नहीं करता, इसी में घूमता रहता है। आत्मनिष्ठ, ये मैं कह रहा हूं आत्मनिष्ठ। उस एक क्षण में वो चीज बीत जाती है। आप देखो हॉस्पिटल के अंदर वो आपके आईसीयू में पिताजी हैं, जी अब नहीं रहे, या जो भी इस तरीके की घटनाएं हैं, वो आधा घंटा भी आपके लिए कहे, ये कहे ओ हो इसने तो मेरे को कितने साल का अनुभव एक यूं दे दिया। वो तो आत्मनिष्ठ देश विस्तार। या किसी ऐसे व्यक्तित्व के पास गया, 5 मिनट मिले, वो 5 मिनट को भी जिंदगी भर आप उसको खोल नहीं सकते। उस 5 मिनट को क्या विस्तार करो उसका। श्री अरबिंदो की एक लाइन, ऑल इज टू लिटिल दैट द वर्ल्ड कैन गिव, क्या खोलो इसका, क्या खोल सकते हो इसका। तो वास्तव में कल्टीवेटेड या डेवलप्ड व्यक्ति कौन है? जो इस विस्तार के अंदर निवास करता है और जिसको बेचारे को ये सेंस नहीं है। हम इसलिए इसको एक्सप्लेन करते करते भी पूरे दिन कितने अनुभव आते हैं, और दूसरे को इसमें जो वर्णन किया उसमें ही प्रवेश करने में दिक्कत हो रही है। भाई आप ये देखो तो सही, दूसरे को तो खाली एक भौतिक व्यक्तित्व नजर आता है कि बस एक व्यक्ति है। अरे व्यक्ति कहाँ है? ये तो दूसरी एक सृष्टि, दूसरी सृष्टि में निवास कर रहा है। दूसरे का बेचारे का प्रवेश नहीं है। वो सारा तो अभिव्यक्ति, श्री अरविंद ने सारी तो अभिव्यक्ति कर दी वेद रहस्य के अंदर। और ये करके भी वो क्या कह रहे हैं, अभी भी रहस्य वैसे का वैसे ही रहस्य बना हुआ है। मतलब कोई उसको खोल के देखने तैयार नहीं। और जो लोग श्री अरविंद के इसमें हैं, वो लोग भी इकट्ठे होकर किस तरीके की बात करते हैं ये हमने देख ही लिया। भाई अब कहाँ अपनी आशा रखें ये देखो आप। हमको फुर्सत है नहीं, श्री अरविंद ने क्या कहा है उसको ओरिजिनली प्रवेश करने की। हमको किसी को भी फुर्सत नहीं है। जिन लोगों ने इसके विषय में अभिव्यक्ति करी वो पुस्तकें उठा लो, वो तो छपी हुई है। जिन लोगों ने भी इसके विषय में कुछ कहा है श्री अरविंद के वेद रहस्य के विषय में, वो भी उपलब्ध है। न तो हम उसमें देख रहे और उन्होंने क्या किया, न उतनी हमारे अंदर समझ।
तो हम कितने रेस्ट्रिक्टेड संसार में जी रहे हैं, इसका आभास तक भी नहीं आता। और हमारे लिए अपनी अज्ञानता एक सेफ्टी बन जाता है। हमारे चारों तरफ एक ऐसी बाढ़ है, जो ये तोड़ के हमको एक दूसरे जगत में प्रवेश करने नहीं दे रहा। तो जब हम भौतिक से पीछे हटते हैं, मतलब भौतिक चेतना से जब आप पीछे हटते हो, क्योंकि तब हम आत्मनिष्ठ देश विस्तार के बारे में अभिज्ञ होते हैं। तब तो पहली बार जानते हो, अरे सब्जेक्टिव देश विस्तार भी है। तो इससे हटने का फिर बाद में आप कहते हो साहित्य में प्रवेश करवाओ इसका, संगीत में प्रवेश करवाओ, एस्थेटिक्स में प्रवेश करवाओ, इसका एथिक्स के अंदर प्रवेश करवाओ। निरा भौतिक व्यक्ति है, अरे ये क्या काम का? इसलिए कितना इंपॉर्टेंट है। तब आप देश विस्तार के बारे में अभिज्ञ होते हो, जिसमें मन स्वयं निवास और गति करता है। मन निवास करता है इसमें, इसीलिए आध्यात्म नहीं है ये, मन इसके अंदर निवास करता है। और इसकी फिर बाद में मन के अंदर अब इंट्यूशन प्रवेश कर जाएगी, तो ये देश विस्तार क्या कर जाएगा, ये सोचो आप। इसमें इंस्पिरेशन आ जाएगी, वो एक इंस्पिरेशन, उसको मिनटों की क्या आवश्यकता है। वो तो आपने माँ के चरण, यूं ही आप बैठे हो, आप अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हो, आपके टेबल के ऊपर माँ की फोटो है, यूं ही आपने जस्ट रिलैक्स करने के लिए आपने कई देर काम किया, यूं आप पीछे जस्ट रिक्लाइन किए, माँ के चरणों की ओर देखा, वो चीज आ गई। अब क्या एक्सप्लेन करो आप, क्या बताओ इसमें? आप तो एक दूसरी चीज में प्रवेश कर गए। और यदि सारे दिन आप ऐसी में प्रवेश कर रहे हो, कौन बताए, लोगों से आप व्यवहार जरूर कर रहे हो, और आप उसी देश और काल में निवास नहीं कर रहे। ये तो बात अलग हो गई। तो इसमें मन निवास करता है, ये अंतरात्मा की बात नहीं चल रही। अंतरात्मा जो देखती है, अरे वो तो बता कैसे सकते हो आप, वो तो चीज दूसरी देखती है। इसीलिए जब वो देखती है तो दूसरा कहता है, अरे आपने क्या नियम, अब बताओ, ये तो बिल्कुल माँ अजीब बात कर रही है। यहाँ भोजन करने को नहीं है, साड़ियां बेच रही हैं, श्री अरबिंदो के लिए यहाँ पेपर इंपोर्ट किया जा रहा है। भोजन करने को नहीं है, संकल्पना चल रही है यहाँ मातृ मंदिर की। और कितनी मूर्खता की बात है ये। संकल्पना यहाँ चल रही है टॉप मोस्ट जिम्नेशियम की, स्पोर्ट्स ग्राउंड की, प्रेस की। ऐसी माँ ने कहा, मैं यूरोप को ये दिखाना चाहती हूँ कि इंडिया कोई बेस्ट चीज उत्पन्न कर सकता है चेतना के माध्यम से। और वो सारा काम किया। तब जब प्रिंटिंग की सुविधाएं, जो प्रिंटिंग की लाइन की है, वो देखो, एक एक शब्द बनाने के लिए उनको ए है, तो जैसे टाइप करते हो वैसे एक एक शब्द ला के उसको बनाना पड़ता था, तो भी कोई मिस्टेक नहीं। किस तरीके से कपड़ा बनाना, रंगाई करना, कोई भी चीज करना, तो वो निर्माण किस आधार पे, रिसोर्स के आधार पे कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। आप एक एक व्यक्ति का पढ़िए। मैं तो अभी पढ़ रहा था 3-4 दिन पहले सहाना देवी की। सूप के टाइम किस तरीके का व्यवहार होता था। सूप इकट्ठा आ जाता था, सबके ग्लास को फिर बाद में माँ थोड़ा-थोड़ा एक-एक सिप लेके फिर उनको दे देती थी। और वो कह रही है हर मूवमेंट जो माँ का था वो, अब बताओ, श्री अरबिंदो उनकी पोएम को, एक-एक की पोएम को, पोएट्री को खुद चेक करते थे बार-बार, बार-बार। दिलीप कुमार रॉय भी जो है कह रहे मेरे को असिस्ट करते थे, वो भी कई चीज़ों में कि भई ये हो नहीं रहा। श्री अरबिंदो कह रहे नहीं, ये तूने जो ट्रांसलेट किया है ये बेटर है। दिलीप जो कह रहा है उसका ये, जो खुद पोएट है। अच्छा, फिर बाद में ये कह रहे हैं अब मेरे को ऐसे शब्द और ऐसी कविताएँ आ रही है, अब मैं दिलीप से ये पूछती हूँ इसका अर्थ क्या है भई? मेरे को नहीं पता उस शब्द का। तो किस तरीके से वो बता रही है, मेरे कंटेम्परेरीज़ कौन है? चाडविक मेरे साथ अभी ये आया है और वो अच्छी कविता करता है। आश्रम के अंदर, कविता के अंदर कौन-कौन प्रवेश किया, उनके नाम बताए उन्होंने। जो बहुत अच्छा करते थे, जो ठीक करते थे डिसेंट तरीके की, जो डेवलप कर रहे हैं, जिसमें केडी सेठना है वो भी था, कि वो ठीक करता है, जो कल्टिवेटेड है। वो आप उसी देश और काल में थोड़ी निवास कर रहे हो। जो आपकी इवनिंग टॉक्स आई हैं, आपकी कन्वर्सेशंस हैं, ये कैसे आई? किस देश विस्तार के अंदर व्यक्ति निवास कर रहा था? सब्जेक्टिव देश विस्तार एक है जिसमें लोग निवास करते हैं, और उसी के अंदर करके वो ये सोचते हैं कि यही आध्यात्मिकता है, प्रॉब्लम ये है।
आत्मनिष्ठता को अध्यात्मनिष्ठता मान लिया जाता है, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी आपके नज़दीक है, तो आप ये सोचते हो आपके इमोशन ये साइकिक होना चाहिए। इमोशन तो किसी को भी आता है। इमोशन इनफैक्ट एक पशु के चेहरे पे जितना बढ़िया रिफ्लेक्ट करता है, आदमी के चेहरे पे तो कई बार रिफ्लेक्ट करता ही नहीं। एक कुत्ता आपके प्रति वो ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकता है, माँ ने कहा कि एक बाघ की बाघिन और उसके बच्चों की फ़ोटो छपी एक मैगज़ीन के अंदर। उसको किसी परिवार ने पाला था। अब वो बड़े हो गए और उन्होंने उनकी देखभाल नहीं की और उसको एक ज़ू को दे दिया और उसकी फ़ोटो छपी। अरे! ये तो हार्ट को रेंडिंग, हृदय को एकदम टुकड़े-टुकड़े कर देती है। उसके जो चेहरे पे भाव था, एक्चुअल में व्यक्ति जब उस भाव को देखे, वो छिन्न-भिन्न अरे! मनुष्यता ये क्या किया? वो चीज़ तो ऐसा नहीं है कि वो उस विस्तार में इसको आप आध्यात्मिकता मान लेते हो, इसको जो मान लेते हो, सो मान लेते हो। मंदिर में जाके आपके जो हृदय का भाव जिसको कहते हो, पुस्तक को पढ़ के आपके आँसू आ जाना, किसी चीज़ से भावित होके चले जाना, ये इमोशन हो सकते हैं, पर इमोशन और डीपर आपके भाव, ये एक चीज़ नहीं है। मतलब एक ये नहीं कि इसी का परिष्कृत रूप वो है, ये एक चीज़ है ही नहीं। जैसे सुपर माइंड कोई माइंड का ही परिष्कृत रूप नहीं है, ये एक चीज़ नहीं है ये। सुपर माइंड की माइंड को ही परिवर्तित करके आपने सुपर माइंड कर दिया। तो आत्मनिष्ठ, मैं एक-एक शब्द को इसलिए ये कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है दीपक, ये समझ में आ रही है, आत्मनिष्ठता का देश विस्तार क्या हो सकता है? पूछो आप किसी संगीतकार से, पूछो किसी हुँ, एक साहित्यकार से, वो उसमें थोड़ी निवास कर रहा है। हुँ, अध्यात्म बिल्कुल अलग चीज़ है। इसलिए हुँ, उसको एक्सप्लेन क्या-क्या एक्सप्लेन करो आप, कैसे बताओ आप? क्योंकि साइकोलॉजिकल देश विस्तार भी इतना व्यापक है, उसी में सामान्य मनुष्य मनुष्य जाति की जो है उसके अंदर एंट्री नहीं है। इसलिए इसको कन्फ्यूज़ कर लिया जाता है। आपके जो नैतिकता को ही आध्यात्मिकता मान लिया जाता है, कन्फ्यूज़ कर लिया जाता है इसको। ये है कन्फ्यूज़न का सोर्स। आत्मनिष्ठता है, उसको अध्यात्म निष्ठता मान लिया जाता है। क्योंकि उसका देश विस्तार भी आपके सामान्य देश विस्तार से बहुत बड़ा है। आपका जो भौतिक सूर्य है, उससे आपका जो साइकोलॉजिकल सूर्य है, कोई चीज़ आप जब समझते हो, इवन मैथ्स का फ़ॉर्मूला भी जब आपको उसकी चीज़ समझ में आती है, कैसा प्रकाश आ जाता है। संगीत जब आप सीखते हो, कोई आध्यात्मिकता में प्रवेश नहीं करते, पर उसके जो आनंद का स्रोत खुलता है आपके, आप जब गार्डनिंग करते हो और उसके अंदर जो आपने चीज़ करी और वो चीज़ फलीभूत होती है, क्या आनंद आता है उसमें। आप जब विचारों के साथ आदान-प्रदान करते हो, विचार का विनिमय करते हो, उसमें जिसको रस आता है, पर कोई अध्यात्म में थोड़ी प्रवेश कर गया इससे। पर अब ये ऐसी दुर्लभ बात है कि विचारों वाले लोग भी नहीं मिलते। क्योंकि जब आप ऐसी संगोष्ठियों में जाते हो, जहाँ आप आशा करते हो कि कम से कम विचार वाले लोग मिलेंगे और वहाँ भी जब इस माहौल में यूटिलिटेरियनिज़्म उपयोगितावाद इतना भीतर तक प्रवेश कर गया कि शुद्ध विचार वहाँ भी आपको नदारद मिलता है, गायब मिलता है, तो आशा खत्म हो जाती है। ये अब तो वेद की संगोष्ठी में गए थे, भारतीय सनातन धर्म की संगोष्ठी में गए थे, नाम बड़े दर्शन छोटे, अरे ये तो काम ही नहीं है यहाँ तो विचार ही नहीं कर रहे। ये आत्मनिष्ठ देश विस्तार। आगे। तो क्योंकि हमारा मन अपने ही देश में इस तरह गति कर सकता है कि वह जड़ तत्व के देश में गति पर भी प्रभाव डाले नहीं, या ये जड़ एक तत्व लाइन बीच में छूट गई, एक ये पढ़ लाइन लिया ना अपन ने छूट गई। और फिर भी इनका प्रवेश अंतर प्रवेश आपस में प्रवेश होता है पढ़ा था ना किसका? इनका आपस में दोनों का आत्मनिष्ठ वाला और भौतिक का दोनों का हाँ, हाँ, तो कैसे? कैसे? ये अंतः प्रवेश कैसे हो गया? एक दूसरे में प्रवेश कैसे करती हैं ये? वो जो जो भी अपन ने जितनी भी एग्जांपल अभी बात करी तो वो तो फिजिकल बेसिक तो जैसे मान लो अपन ने किया कि भी हॉस्पिटल में पिताजी आईसीयू में बेड में तो वो तो इंटर तो है ही दोनों चीजें की भौतिक से उसको आधार बनाया और उसको फिर उसमें गया और उस हुँ, आपने उसको आधार बनाया और भौतिक में आया तो चीज तो अपन जब इस टाइम और स्पेस में है
तो दोनों चीज़ें तो उसमें आपस में इंटररिलेट करेंगी एक-दूसरे से। देखो, क्रिएशन इसी तरीके से होता है, कला के अंदर। एक कलाकार ने एक ऐसे चेहरे का निर्माण कर दिया कि उसके अंदर अब इस संस्कृति में वो चेहरे पैदा होने शुरू हो गए, उससे पहले वो चेहरे का कॉन्स्टिट्यूशन था नहीं। किसी कलाकार ने एक चेहरे की संकल्पना की और वो चेहरे बनने शुरू हो गए। आपके आत्मनिष्ठ संसार से तो आ गए। आपने किसी चीज़ को कल्पना करी कि ऐसा हो सकता है, वो कल्पना भौतिक के अंदर, अब ये कल्पना का कोई आपके अंतरात्मा में प्रवेश हो ये ज़रूरी नहीं। कल्पना जगत अपने आप में अनरियल नहीं है। इसीलिए यहाँ गणेश, अब कोई फ़ोटो तो लेके नहीं आया गणेश की। माँ का बचपन से इन जगतों में प्रवेश, पर माँ जब आईं, तो माँ के ये था कि भी और तो अपना संपर्क है। गणेश जैसी कोई चीज़ है ये, तो रात को अब वो सो रही थी, तो ऐसे टिकलिंग महसूस हुई और बड़ी नाराज़गी के अंदर वो, क्योंकि आपको लगता है कि मैं नहीं एग्ज़िस्ट करता। माँ ने कहा इतने स्वीट थे वो, और तब से मेरी टेबल के ऊपर हमेशा से गणेश रहते ही रहते हैं। अब ये वाली चीज़, एक कोई व्यक्ति चाहे कैसा भी हो, कल्पना कर रहा हो, आप गणेश के भक्त हो सकते हो उसमें, और आपके साथ गणेश जी ये वाली क्रिया करें, अब ये तो बात ही कुछ और हो गई। आपने एक पात्र का निर्माण किया, वो तो आप सब्जेक्टिव जगत में एक साहित्य का कर रहे हैं, ये जितने भी नोवेलिस्ट हैं, एक नोवेल तो लिख रहे हैं, पर वो पात्र आपका वो ही संवाद करता है, वो ही शब्द बोलता है जो आप उसके मुँह में डालते हो। पर उसके अलावा वो अगर क्रिया करने लगे आपसे इंडिपेंडेंट, तो आप कहोगे ये तो इंडिपेंडेंट हो उठा। आपने कठपुतली, वो वही काम कर रही है जो आप करवा रहे हो, तब तक तो है ठीक। पर वो उसके अलावा हाथ-पाँव चलाने लगे, वो बोलने लगे, तो आप ये कहिए तो जीने लग गई इंडिपेंडेंटली। तो इसलिए आत्मनिष्ठता एक चीज़ हो गई, उसका तो भौतिक के अंदर सीधे-सीधे प्रवेश है। ये तो सारी कल्पना जगत इसी से तो आ रहा है। और उससे ऊपर के हायर जो आपकी फैकल्टीज़ हैं, इन्हीं की तो बात हम हायर बोल के छोड़ देते हैं। सेंस किसी को होता नहीं कि इंट्यूशन ऐसे काम करती है, वो डिफाइन कौन करे? हायर कहने से थोड़ी हायर हो जाती है। मैंने कहा ये हायर है, तो उससे ऑपरेट थोड़ी कर गई हायर। तो परस्पर अंतः प्रवेश होता है इनका। मन का जो है प्राण में होता है, प्राण का शरीर में होता है, शरीर का प्राण में होता है, प्राण का मन में होता है, और नीचे सबकॉन्शियस है, वो सारों के ऊपर हावी रहता है। तो ये सारों का अंतः प्रवेश इसके अंदर अपना-अपना देश विस्तार, काल विस्तार है, उनका अंतः प्रवेश रहता है। क्योंकि हाँ, क्योंकि हमारा मन अपने ही देश में इस तरह गति कर सकता है कि वह जड़ तत्व के देश में गति पर भी प्रभाव डाले, या जड़ तत्व के देश में किसी दूरस्थ चीज पर क्रिया कर सके। हाँ। दोनों एक आत, आत्मनिष्ठ है वो जड़ तत्व पे, और जड़ तत्व है वो आत्मनिष्ठ के ऊपर क्रिया कर सकता है। दूरस्थ चीज़ के ऊपर क्रिया कर सके, ये कैसे? हाँ, क्रिया तो कर हम दे। जो हाँ, हम एग्जाम्पल जो भी हम जो देखते हैं, तो उससे अपने नए एवेन्यूज ओपन होते हैं। बोले बाबा टाइम बहुत हो गया, तो वो जड़ तत्व में गति हो रही है, और उसने दूरस्थ क्रिया की, ओपन चाबी खोल दी उसने। ये तो एक डीपर चीज़ आ गई, ये तो केवल कोई साइकोलॉजिकल सब्जेक्टिव बात कर रहे हैं ये। ये हाँ, हर जने के सब्जेक्टिव। साथ नहीं होती, क्योंकि उस व्यक्ति हाँ, जिसको कहा, उसको एक चीज़ सुनी। हाँ। और शब्द भी आपका अगर देखो, तो शब्द केवल सिंबल है। शब्द का हुँ, कोई अर्थ नहीं निकलता, यदि वो सिंबल की भाषा आपने न सीखी हो तो। हुँ, आप ध्यान दो इस चीज़ के ऊपर कि अब सावित्री है, अंग्रेजी भाषा सीखी हो, पर क्या अर्थ निकलेगा आपकी चेतना में? क्या क्रिया करेगा वो? व्यक्ति बंद कर देगा उस किताब को। और साइकोलॉजिकल स्तर के ऊपर भी, मतलब मन के स्तर के ऊपर, जैसे गुडविल, गुडविल मैं यहाँ बैठ के आपके लिए दे रहा हूँ, वो कोई स्थान से सीमित नहीं है। मैं बैठ के अपनी एनर्जीज़ आपके ऊपर डायरेक्ट कर रहा हूँ, शुभ भाव से, तो आप डेफ़िनेटली महसूस करोगे, और आपका आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कितना जल्दी होगा, हो सकता है आप कहोगे भी मेरे को आपके यहाँ से ऐसी चीज़ महसूस हो रही है अभी, जबकि कोई आप आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं हो। आप कहोगे मेरे को महसूस हो रहा है कि
शब्या जी मेरे बारे में कुछ अच्छा सोच रही हैं, शब्या जी आपकी याद क्यों आ रही है, या शब्या जी कहेंगी ये क्यों हो रहा है। व्यक्ति इन विषयों में सचेतन नहीं होता, जबकि सारे समय उसके साथ ये चीजें क्रिया करती हैं। चुपचाप में उस देश का माहौल है, वो उसके ऊपर क्रिया करके गठन करता है, उसकी साइकोलॉजी का, उसकी सारी चीजें, उसकी संस्कृति उसका गठन करती है। इतना डीप डाउन उसका गठन करती है, उसकी जाति है, उसका समाज है। दूरस्थ चीज पर क्रिया कर सके, दूरस्थ चीज है, भौतिक रूप से भी दूरस्थ चीज है, हीलिंग कर रहे हो आप। 2000 किलोमीटर दूर से भी व्यक्ति हीलिंग कर रहा है। अब फिजिकल तो नहीं है, पर उसने हमारा मन अपने ही देश में इस तरह गति, इसके आप अच्छा क्या होगा, इसके सारे एग्जाम्पल देखो तो उससे आध्यात्मिकता को तो इसमें ऑपरेट करवाने की जरूरत ही नहीं है, उसको तो बचा के रखो। इससे पहले भी बहुत सारी क्रियाएं हो सकती है, भौतिक में भी पता नहीं। अरे भाई, हम भौतिक का ही सूक्ष्म रूप है, मोबाइल काम में ले रहे हैं ना, उसके लिए सब्जेक्टिव तक भी जाने की क्या जरूरत है। मोबाइल तरंगे काम कर ही रही है, भौतिक का ही सूक्ष्म रूप है और दूरस्थ क्रिया कर ही रही है। आप यहाँ दूरस्थ का तात्पर्य आत्मनिष्ठ से ही है, क्योंकि वो परस्पर अंतः प्रवेश होता है। तो मतलब आत्मनिष्ठ का और दूरस्थ का मतलब उसी हॉरिजॉन्टली नहीं, वर्टिकली दूरस्थ हो गया मेरे हिसाब से, ये नहीं। नहीं, ये कह रहे हैं ना कि जड़ तत्व के देश में गति पर भी प्रभाव डाले, या हाँ, जड़ तत्व के देश में कर्तृत्व। किसी दूरस्थ चीज पर। तो माइंड की क्रियाएं हैं आपके विचार को पढ़ना। दूरस्थ हम्म, कोई चीज, मैं इसकी लेयर्स बता रहा हूं, मैं नहीं कह रहा यही एक है। पर मैं हाँ, कह रहा हूं कि एक को दूसरे से अलग करना आना चाहिए, उसके लिए हमको आध्यात्मिकता को तो प्रवेश करवाने की जरूरत नहीं, उससे पहले पहले ही बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है। व्यक्ति को आध्यात्मिकता को तो बचा के रखना चाहिए, उससे पहले माइंड की बहुत स्पेक्ट्रम है जिसके ऊपर काम हो रहा है भाई। माइंड का ही हम्म, सेंस नहीं है। सूक्ष्म, भौतिक की सूक्ष्म इतनी स्टेट्स हैं, उस पे ही क्रिया हो रही है। तो भौतिक, सूक्ष्म भौतिक, फिर बाद में भौतिक प्राण, फिर प्राण अपने आप में, फिर वाइटल माइंड, फिर माइंड प्रॉपर, या माइंड भी अपना निम्न अवस्था के अंदर, फिर धीरे धीरे आपका ये, फिर धीरे 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 माइंड प्रॉपर, फिर माइंड के अंदर अब ऊपर वाली रेंजेस, मतलब आप अगर भौतिक से शुरू करो तो भौतिक के नजदीक फिर थोड़ा सा सूक्ष्म भौतिक, इसके फिर बाद में प्राण की रेंज, मतलब भौतिक है प्राण के टच कर रहा है, तो प्राण की नीचे वाली रेंजेस जब इसमें परकोलेट कर रही हैं, फिर अपने आप के अंदर प्राण का जगत, फिर प्राण के हायर जो माइंड के पास, माइंड की लोअर रेंजेस, वाइटल की हायर रेंजेस, वो कैसे परकोलेट करके इंटरैक्ट कर रही हैं। माइंड धीरे 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 ऊपर चल रहा है, माइंड के अंदर फिर बाद में आपकी हायर फैकल्टीज हैं, वो इंटरमिंगल कर रही हैं। तो ये अगर इस तरीके से देखो तो दूरस्थ क्रिया आप कर सकते हो सीधे सीधे। आप त्रिकाल दृष्टि है, इसमें कोई अध्यात्म की जरूरत नहीं है, ये तो इन्हीं के दायरे में आ जाएंगी। दूरस्थ क्रिया कर सकते हो। इसमें 2 अलग बातें नहीं हो गई? कि एक तो हो गया कि आप डिफरेंट डायमेंशंस में माइंड जो है वो मूव कर रहा है, और एक है कि वो वहीं से वो डिफरेंट लेवल्स पे जा रहा है, वाइटल के अंदर जा रहा है, भौतिक में जा रहा है। तो ये 2 बातें अलग नहीं है? अरे तो हर जने का अलग है, हर व्यक्ति विशेष का भी अलग है। माँ उन्हीं तत्वों को, ईंटों को काम में लेके, या किन्हीं भी चीजों को, रिसोर्स को काम में लेके वहां क्रिया कर रही है, पर निर्माण क्या चीज का बन रहा है, माँ कैसे क्या चीज लेके आ रही है। तो एक व्यक्ति विशेष के अंदर भी कोई लिमिट नहीं है कि वो अपनी सत्ता की कौन सी, और यही तो करवाने के लिए है कि आप अपनी अंतरात्मा के पास जाओ तो ये सारी की चाबी उसके पास है। और व्यक्ति अपने आप के अंदर समष्टि को भी, मतलब कलेक्टिविटी को भी अपने अंदर धारण रखता है। यही तो बात चल रही है कि आप, ये सारी चीज आपके अंदर है। तो देश और काल का तो कॉन्सेप्ट ही फिर तो बड़ा जबरदस्त है। सामान्य देश और काल क्या रहा, इसके अर्थ क्या निकलते हैं, वही तो मैं कह रहा हूं, अगर इसको ध्यान अगर दें तो बहुत गंभीर अर्थ निकलने शुरू हुए इसके। तो चेतना की इससे भी गहरी अवस्था में हमें एक शुद्ध आध्यात्मिक देश की आ गई ना यही बात, कि अब इससे पहले तो ये बहुत बड़ा देश, अब श्री अरविंदो कितनी तेज मूव करके चले गए। तो यहाँ एक सब्जेक्टिव से आप आध्यात्मिक के अंदर देश की अभिज्ञता प्राप्त होती है। इस अभिज्ञता में ऐसा प्रतीत हो सकता है कि काल का अब और अधिक अस्तित्व ही नहीं रहा। काल अब उसके अंदर नहीं, आप तो तुरंत यूं अरे हो गया, इंडिया इज फ्री। तो उन्होंने कहा माँ ये कैसी बात कर रहे हैं,
और जबकि वो बात उन्होंने 12 या 20 साल पहले करी थी। इंडिया इज फ्री, जो एक्चुअल यहां होने के अंदर तो जो समय लगा, वहां काल का इस तरीके का अस्तित्व नहीं रहता, क्योंकि समस्त गति रुक जाती है, या यदि कोई गति या घटना होती भी है तो वह किसी दृष्टिगम्य कालक्रम से स्वतंत्र रूप में हो सकती है। जैसे आप कंसीव करते हो, कोई क्रिएटिव जो व्यक्ति है उससे पूछो, उसमें काल का वही रूप होता है क्या? काल वैसा ही थोड़ी होता है एक संगीतकार के लिए। उसने कंसीव कर लिया, और स्पेशली जो जो पोएट्री जिसके पास आती है, वो तो बीइंग के रूप में कोई व्यक्ति के पास ऐसे आता है, वो बीइंग आता है, मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूं। आपको पता नहीं है उसका। ऐसी चीजें आ रही हैं, ऐसी बातें आ रही हैं। हम ये जो चर्चाएं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि भाई ये कोई सोचा थोड़ी था, नए ये एग्जाम्पल्स होते, नए ये चीजें सोची, नए ये डायमेंशंस सोचे। और आप इसीलिए आपके भोजन को, उठने को, बैठने को, चेतना की स्थिति को मेंटेन करना आपके लिए कोई लग्जरी नहीं। यदि माँ का काम या अच्छा काम करना चाहते हो, तो निरंकुशता नहीं, इनडिसिप्लिन नहीं, क्योंकि आपको वो इन डायमेंशंस पे जाने नहीं देगा। ठीक है यहां तक दीपक? हाँ। दीपक जी कोई बात है इसमें? नहीं तो आज यहाँ विराम। विवेक, दीपक जी। हाँ, हाँ जी। ठीक है जी है। हाँ, ये बातें एक तो बहुत क्लियर हो रही हैं। हर एक चेतना का अपना अपना देश और काल होता है। शरीर का अलग, प्राण का अलग, मन का अलग, इससे ऊपर की चेतनाओं का अलग। यहाँ पे हमारे काम की चीज ये हो सकती है कि जो देश और काल विस्तार अति मानसिक लेवल पे, जैसे कि साहित्य हैं दिए गए हैं, वो नीचे के लेवल पे अतिमानस नहीं, कैसे ये तो परकोलेट करें। मानसिक। अतिमानस की जरूरत नहीं है, तो मानसिक। हाँ, तो हायर लेवल की चेतना का विस्तार नीचे के लेवल के चेतना में कैसे विस्तारित हो सके या उसके अटैच हो सके, ये हमारे काम की चीज है। कल्टीवेशन जरूरी है। मैं तो बार बार कह रहा हूं, ये टेक्नोलॉजी बच्चे की, ये शिक्षा की होनी चाहिए। ये विस्तार में यदि टीचर स्वयं निवास नहीं करता, वो क्या बनाएगा उसका? इसलिए टीचर कम से कम मिनिमम, अरे उसको तो लेके आओ जिसके थोड़े बेचारे के, अब जिसका खुद का पंख कटा हो वो अपने जैसा बनाएगा, तो पंख काट के ही बनाएगा उसको, और कैसा बनाएगा? उसके पंख काटने पड़ेंगे। यदि वो वास्तव में कुछ करना भी चाहेगा तो वो कह देगा इसके पंख काट दो। जैसे कंट्री ऑफ द ब्लाइंड, उसमें उसको ठीक करने का तरीका है आंखें फोड़ दो इसकी, तब ठीक हो जाएगा ये। ऐसे टीचर्स के पास भेजोगे, ऐसी सोसाइटी में रखोगे, तो और क्या होगा? हम में इतनी, हम में ये साहस नहीं है कि आके बातें मां श्री अरविंद की कर रहे हैं, पर कर क्या रहे हैं वो देख लो। विश्वास तो है क्या? करने का क्या काम है वो बिल्कुल स्पष्ट है। विवेक। ये जब हम लोग ये देश और काल की बात कर रहे हैं, इसमें दो बातें ध्यान में आ रही हैं कि चेतना की एक अलग अवस्था और देश और काल के अलग आयाम। तो दोनों बातें एक जैसी है क्या? एक व्यक्ति की एक सर्टेन चेतना है, एक एक तरीके की, सपोज एक सर्टेन, हालांकि वो कोई बंधी बंधाई नहीं है उसमें, पर एक जनरल तरीके की, उसमें उसको अलग अलग भाग मिले हैं। उन भागों का अपना समीकरण है, उसका अपना देश और काल है। भौतिक का अपना देश काल है, आपके प्राण का अपना देश काल है, आपके माइंड का अपना है, अंतरात्मा का अपना है। उनसे कोई संपर्क नहीं, इनफैक्ट माइंड से ही संपर्क नहीं होता। माइंड की सही फैकल्टीज है, उनसे कितना संपर्क है। चेतना में अगर परिवर्तन आता है, वो इस सारे इनके भी समीकरण को आप हठ योग करके, आपके सारे समीकरण को जो बदल नहीं सकते, साधना करके वो उस सारे को बदल सकते हो। राजयोग करके आप क्या कर सकते हो, उसके एक्सटेंट को हमने देखा था। उसमें आपकी लेटेंट फैकल्टीज हैं, वो एकदम उद्दीप्त तो हो उठेंगी, पर आप बिल्कुल असुर बन जाओगे। चेतना के अंदर कोई इजाफा नहीं हुआ, नुकसान हो गया। ये है, ये समझ में आ रही है ये बात? कुछ कुछ तो आ रही है। कल लेते हैं इसको, कल इसको अपन लेते हैं, और आपके जो इसमें संबंधित प्रश्न हो इसको समझना आप। ठीक है?
ठीक है यहाँ गुरुजी। विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री माँ। जय श्री राम। जय श्री राम।